हेलो नमस्कार सभी फौजी भाण भाइयों को जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा पीवाईक्यू का चौथी वीडियो है ये। तो इसमें जो क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे जो पहले आए हुए हैं। तो भाई एड्रोइट कम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं अब। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा वो है स्वतंत्रता क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना डैश वर्ष में शुरू करी थी। तो इसका जो आंसर है वो है 1951। तो जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत 1951 में हुई और ये 56 तक चली। तो इसमें जो ये मॉडल दिया था तो उस समय ये जो मॉडल दिया गया जिनके द्वारा तो उनका नाम था हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ये इस मॉडल पर आधारित थी। और जो ये पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मेन उद्देश्य था, इस जो पहली पंचवर्षीय योजना इसका उद्देश्य था कृषि को और प्राथमिक जो क्षेत्र हैं जिनमें कृषि भी है तो कृषि को बढ़ावा देना था। कृषि को बढ़ावा देना था। और जो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1 का हमने जीडीपी का जो लक्ष्य रखा था, पर यह सबसे सफल वो बनी पंचवर्षीय योजना। तो इसने अपना जो लक्ष्य प्राप्त किया वो 3.6 था। तो इस प्रश्न में इतनी जानकारी। अगला प्रश्न है डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो वो कौन सा त्यौहार है जो गुजरात उसको अपना न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो इसका जो आंसर है वेस्तु वरस। वेस्तु वरस जो त्यौहार है ये गुजरात का नववर्ष है और ये आता है दिवाली के एक दिन के बाद। जो हिंदू फेस्टिवल दिवाली है उसके एक दिन के बाद, दिवाली के एक दिन बाद इस त्यौहार को गुजरात राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा इसमें जो और ऑप्शन है जैसे कि ए ऑप्शन है लोसांग। तो जो लोसांग त्यौहार है ये सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य का नववर्ष है। ये भी नववर्ष और ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और इसमें भूटिया एक जनजाति है सिक्किम के अंदर, उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद जो अगला है इसमें वो है हमारा, ये इतना समझ में आया होगा। उसके बाद है लोसर। लोसर जो फेस्टिवल है ये एक बौद्ध धर्म का नववर्ष है ये भी। और ये त्योहार तिब्बत
नेपाल और भूटान। इन देशों में के अंदर मनाया जाता है। और भारत में भी, भारत में जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी हो यो, असम में भी मनाया जाए। तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और जो लोसर शब्द है ये तिब्बत भाषा का शब्द है। लोसर शब्द तिब्बत भाषा का है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लो का मतलब है नया, और सर का मतलब है साल। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो तिब्बत भाषा का शब्द है। लो मतलब नया, सर मतलब साल। उसके बाद है विषु। विषु जो है ये दक्षिण भारत का नववर्ष है। तो दक्षिण भारत के इसमें जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एक मिनट, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो इन राज्यों के अंदर मनाया जाता है। पर मेन जो विशु फेस्टिवल है कर्नाटक और केरल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्रश्न में जानकारी इतनी। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो वो कौन था जो यूनानी शासक था जिसने भाई मेगास्थनीज को भेजा था? तो इसका जो आंसर है वो है सेल्यूकस निकेटर। क्योंकि जो सेल्यूकस निकेटर है इसको जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने हरा दिया था। और जब हराया तो उनके बीच एक संधि हुई थी। तो उस संधि में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी जो इनकी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी उसकी शादी कर दी थी चंद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और साथ में एक राजदूत के रूप में भेजा था मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज तो ये राजदूत के रूप में आया और इसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है उसके बारे में इसमें हमने जानकारी मिल है। और फिलिप सेकंड की बात करें तो ये जो सिकंदर महान है, अलेक्जेंडर, उनके पिता थे। सिकंदर महान के पिता थे। मकदूनिया जो यूनान के अंदर था तो वहाँ पर उनके सिकंदर के पिता थे। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला देखते हैं। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो जो लॉर्ड डलहौजी है ये एक अंग्रेज, वो भारत के अंदर मतलब भारत के गवर्नर जनरल थे अंग्रेज, लॉर्ड डलहौजी। तो इनके द्वारा एक नीति चलाई गई थी हड़प की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अंग्रेजी में बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या था कि वे राजा जिनकी कोई भी संतान यानी कि कोई भी पुत्र नहीं है, संतान में भी पुत्र नहीं है, तो उनका जो राज्य है वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा। और वो क्या है, मतलब पुत्र को गोद नहीं ले सकते, यानी कि दत्तक पुत्र नहीं लिया जाएगा। दत्तक पुत्र यानी कि गोद नहीं लिया जाएगा। दत्तक पुत्र होता गोद लिया हुआ पुत्र, लिया हुआ
पुत्र। कि भाई जो राजा, जो भी राज परिवार है, यदि उनके घर पे कोई पुत्र रूपी संतान नहीं है तो उनका जो राज्य है वो अंग्रेज हड़प लेंगे, और कोई भी राजा दत्तक पुत्र गोद नहीं लेगा। यानी कि दत्तक पुत्र का मतलब है गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद कोई भी राजा पुत्र के रूप में नहीं लेगा। अगर उसको उसका रियल पुत्र नहीं है तो वो जो राज्य है वो अंग्रेज हड़प लेंगे। तो इसका जो आंसर है, तो लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को 1854 में हड़प लिया था। अब जैसे इसके अंदर ऑप्शन है कि भाई उन 1848, तो इसमें सबसे पहले जो राज्य को हड़पा था वो हड़पा था इसने सतारा। उसके बाद 1850 में इसने संबलपुर इसको हड़प लिया था। उसके बाद इसने 52 में उदयपुर को हड़प लिया था, और 1853 में इसने नागपुर को हड़प लिया था, और 54 में इसने झांसी को हड़प लिया था। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी यहाँ पे जो है नीतियाँ चलाई, और 1853 में भारत के अंदर रेल भी चलाई गई थी, बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर चलाई गई थी। डाक तार व्यवस्था जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था उसके शासनकाल में शुरू हुई। उसके अलावा भाई इसने जो तार व्यवस्था है उसको भी यहाँ पे शुरू किया था 1854 में। तो बहुत सारी इसके बारे में है और भी जानकारी, लेकिन जब हम डलहौजी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी इसके बारे में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो भगवान गणेश और लक्ष्मी देवी, तो इसका जो आंसर है वो है दिवाली। अब जो दिवाली का त्यौहार है इसमें सभी कामना करते हैं भाई घर में लक्ष्मी आएगी और गणेश की आराधना पूजा करेंगे। अब सवाल है कि जो दिवाली का त्यौहार है वो किस दिन आता है? तो ये अमावस्या के दिन आता है, और होली का जो त्यौहार है यो पूर्णिमा के दिन आता है। फागुन का महीना होता है जब, तो ये फागुन महीने में आता है पूर्णिमा में, और ये कार्तिक महीने की अमावस्या को आता है। और जो दशहरा है ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन क्या होता है, जो भगवान रामचंद्र हैं उन्होंने रावण का संहार किया था, तो उसके उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। और जन्माष्टमी जो है ये अष्टमी के रूप में मनाई जाती है, तो भगवान कृष्ण की है जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है, सन्निहित हैं? तो भारत का जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में संविधान के, भाग 3 में है। अब सवाल है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और इनकी जो संख्या है वो 12 से लेकर के 35 है, लेकिन जो पढ़ाए जाते हैं वो 14 से लेकर 32 तक पढ़ाए जाते हैं। और जो भागों की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर भाग 1 में है भारत और उसके राज्य संघ के बारे में बताया गया है। यदि हम भाग 4 की बात करें तो इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको हम DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि ये राज्य की ड्यूटी क्या होगी, राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे 36 से लेकर के 51 तक है। और जो भाग 1 है ये आर्टिकल 1 से लेकर के
4 तक है। और भाग 2 में है नागरिकता, नागरिकता। और ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। तो वही उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपके। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है ये बेंगलुरु में स्थित है। उसके अलावा दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अरुण जेटली रख दिया गया है, अरुण जेटली। उसके बाद मुंबई में है वानखेड़े है, वानखेड़े। एक ब्रावो, ब्रेबावो। और कलकत्ता के अंदर ईडन गार्डन है। तो ये हो गए। तो अगला देखते हैं अभी। उसके बाद है लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो जो लक्ष्य सेन है ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और जो लक्ष्य सेन है इनको 2022 में अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो इनके बारे में इतनी ही जानकारी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 243 बी के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था है। यानी कि बात कर रहा है ग्रामीण पंचायत के बारे में। तो जो आर्टिकल 243 है ये हमारा बाद में जोड़े गए हैं। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। ये 1993 में, 1993 में 24 अप्रैल को। और इस दिन हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसमें भाग 9 है संविधान का, जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है। और ये भाग 9 जो है 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई इस बी के अंदर क्या है? तो बी के अंदर है पंचायत। यानी कि जो भी हमारी राज्य के अंदर जिला परिषद होती है और पंचायत समिति होती है और ग्राम पंचायत होती है, तो इन तीनों का गठन किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जहाँ पर भी 20 लाख से अधिक आबादी है तो वहाँ पर पंचायत नहीं होगी। तो इसके 2 खंड दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पंचायत। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में असमरसता का अनुमूलन डैश में वर्णित है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर असमरसता यानी कि छुआछूत जो है वो नहीं मतलब मानी जाएगी? यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें असमरसता का अंत किया गया है? तो वो आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 17। तो इसके अंदर छुआछूत जो है वो भारत के अंदर नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा यदि हम इनकी बात करें, आर्टिकल 19, इसके अंदर बोलने की स्वतंत्रता है। और जो बोलने की स्वतंत्रता है इसके 6 भाग हैं। तो पहले में आप जो इसका ए पार्ट है उसके अंदर है बोलने की और अपने विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति।
इसी के अंदर प्रेस भी आ जाएगी, क्योंकि मीडिया भी क्या करती है, बोलने का काम करती है। अगला जो है बी, इसमें क्या है कि भाई बिना हथियारों के, बिना हथियारों के, हथियारों के आप इकट्ठा हो सकते, बिना हथियारों के आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। सी में है आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। डी में है आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा सकते जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा मना किया गया है। उसके बाद है ई। ई में है कि आप भारत में कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ नहीं रह सकते परमानेंट, जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा मना किया गया है। ई, ई जो है ये संपत्ति का अधिकार है। इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उस टाइम पे इसको हटा दिया गया था। आर्टिकल 31 और ये दोनों हटा दिए गए थे, और इनको अब 300A में जोड़ दिया गया है। अब ये हमारा कानूनी अधिकार है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करें तो इतना आया हुआ समझ में, याद करना बहुत आसान है। जैसे मान लो आर्टिकल ये 19 है, इसके अंदर 6 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। अब विचार दुनिया को जैसे पसंद आएंगे तो वो इकट्ठा भी हो जाएंगे, मतलब बिना हथियारों के। दूसरा तीसरा है इसमें, फिर इकट्ठा हो गए तो अपना समूह बनाएंगे, समूह बनाओगे फिर वे कहीं घूमने भी जा सकते हैं, घूमने जाएंगे तो उनको जगह बढ़िया लगेगी तो वहीं पे रहने भी लग जाएंगे। उसके बाद है भारत में जैसे अच्छी जगह लगी तो वो अपना निवास कर लेंगे। संपत्ति का इसमें है नहीं, और इसमें और भी हैं, ई हो गया। उसके बाद है ई, ई में क्या कर सकते हैं वो अपना, अच्छा ई हो गया था। एफ के बाद जी, तो रुक जाओ भाई, इसको साफ कर देता हूँ एक बार। इसमें एक रह गया था जी, जी में क्या है, वो अपना व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 32। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट जारी करता है, और आर्टिकल जो 32 है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक, एक मिनट, धानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट जारी करता है। रिट का मतलब है आदेश, और ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। तो वो 5 जो आदेश हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है इसमें परमादेश, तीसरा है इसमें उत्प्रेषण, चौथा है इसमें अधिकार प्रेच्छा, अधिकार
प्रेच्छा। पांचवा इसमें प्रतिषेध। अरे भाई, प्रतिषेध। तो ये 5 रिट जारी करता है। तो पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया है, ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है। अब जो कायदा कानून कहता है आर्टिकल 22, उसके अंदर बताया गया है कि पुलिस की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 घंटे के अंदर उस जिसको गिरफ्तार किया गया उसको कोर्ट में पेश करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। यदि ऐसा नहीं करती है पुलिस, तो जो सुप्रीम कोर्ट है राज्य के अंदर होता है, हाई कोर्ट जारी करता है इसे आर्टिकल 226 में। हाई कोर्ट जो है वो 226 में करता है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32। यानी कि जिसको भी आपने बंदी बना रखा है उसको प्रत्यक्ष रूप से शरीर कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए। अगला इसमें है परमादेश, यानी कि ऊपर से आदेश। यदि आप किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हो, सरकारी पद पर बैठे हो और अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देगा कि आपको किस कर्तव्य के लिए यहाँ पे बिठाया गया है और उस कर्तव्य को पूरा करो। अगला है उत्प्रेषण, यानी कि इसमें जो भी निचली अदालतें हैं और वहाँ पर जो लंबे पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं, तो उनको जो सुप्रीम कोर्ट है अपने पास बुला सकती है। अगला है अधिकार परीक्षा, कि भाई कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है तो उसके खिलाफ जारी की जाती है अधिकार परीक्षा। भाई तू किस अधिकार से बैठा, क्योंकि तू इसके काबिल था ही नहीं तो बैठा क्यों, तो उसको उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा जो है रिट जारी की जाती है कि भाई वो उसकी योग्यता थी नहीं और वो उस पद पर, सार्वजनिक पद पर बैठ गया। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है मना करना, यानी कि जो जैसे निचली अदालतें हैं, जो अधिकार उनके क्षेत्र से बाहर होते हैं तो उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है उनको मना करती है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तो मेरे ख्याल से भाई आया होगा समझ में। तो ये अगला देखते हैं। तो भाई वीडियो जो है यहीं तक, तो कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना। तो सभी फौजी भाण और भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम।